हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्थ लैब में, जहां हम बात करते हैं कंपनी से क्वार्टरली रिजल्ट्स, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स और कंपनी से जुड़ी हुई स्टॉक स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड की खबरों के बारे में। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के पिछले हफ्ते यानी 14 से 19 जुलाई की परफॉर्मेंस की। ये वीक मार्केट के लिए काफी अप्स एंड डाउन्स भरा रहा, जहां ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और मिक्स्ड क्वार्टरली रिजल्ट्स ने इन्वेस्टर को कंफ्यूजन में डाला। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो वीक की शुरुआत होती है वो रेड जोन में होती है और सेंसेक्स हमारा करीब 247 अंक गिर करके 82,253 पे बंद होता है और निफ्टी 50 भी हमारा करीब 67 पॉइंट गिर करके 25,082 के भाव पर बंद होता है। ये लगातार चौथा सेशन था जब मार्केट ने डिक्लाइन दिखाया, जिसका मेन कारण ग्लोबल ट्रेड टेंशन और एफआईआईज की हैवी सेलिंग थी। जबकि अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के नंबर है जो कि बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, जिसका रिजल्ट भी हमें निफ्टी और सेंसेक्स पे भी दिखा। सेंसेक्स हमारा लगभग 317 अंक चढ़ करके 82,057 के भाव पर बंद होता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी 50 हमारा 113 पॉइंट चढ़ करके 25,195 के भाव पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये रैली ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और सेंसेक्स हमारा 0.45% लगभग 82,259 के लेवल पर और निफ्टी 50 हमारा करीब 25,111 के भाव पर बंद होता हुआ बुधवार को दिखाई दिया। अगर हम गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को भी ये ट्रेंड जारी रहा और गुरुवार को 24,968 के भाव पर बंद हुआ और निफ्टी और जो हमारा सेंसेक्स था वो करीब 81,757 के भाव पर ट्रेंड होता हुआ दिखाई दिया। अब अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को भी निगेटिविटी के साथ ही दोनों बंद हुए, सेंसेक्स भी और निफ्टी भी। जहां हम सेंसेक्स की बात करें तो ये लगभग हमें 81,757 के भाव पर बंद होता हुआ दिखाई दिया और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी हमारा 24,968 के भाव के आसपास बंद होता हुआ काम करता हुआ दिखाई दिया। तो पूरे वीक में ही मिलाकर लगभग सेंसेक्स हमारा 1% और निफ्टी 50 हमारा 0.5% डाउन रहा। तो अगर हम ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 हमारा एक मार्केट निफ्टी 50 की रेंज हमारी एक चैनल में बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट को दिखाई दे रहा है और इस चैनल में ही ट्रेड करता हुआ ये दिख रहा है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी हमारा एक चैनल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कंसोलिडेशन का एक जोन है और कंसोलिडेट होता हुआ मार्केट हमारा इसी भाव पे काम करता हुआ दिख रहा है, जो कि ये एक चैनल बना हुआ है लगभग 84,111 के भाव से 80,373 के बीच में ही ये हमारा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। दोस्तों, अब अगर हम लार्ज कैप को कंपेयर करें, लार्ज कैप को मिड कैप और स्मॉल कैप से, तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया है लार्ज कैप ने, जो कि हमें सिग्नल दिखाता है कि जो मंडे को मिड कैप जो था वो लगभग 13,075 के भाव पर मिड कैप इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई दिया था, जो कि फ्राइडे को हमारा 13,173 के भाव पे बंद हुआ और स्मॉल कैप भी हमारा मंडे को 17,651 के भाव से खुला बंद हुआ था, जो कि फ्राइडे को 17,900 के भाव पे बंद हुआ। तो यहाँ पे भी लगभग हमें मिड कैप में 0.7% की जंप दिखाई दे रही है और स्मॉल कैप में लगभग 1% के आसपास की जंप दिखाई दे रही है। दोनों अगर इंडेक्स को ओवरऑल हम देखें तो ये दोनों इंडेक्सेस 1% तक ऊपर है, जो कि क्लियरली हमें ये बताता है कि इन्वेस्टर्स ने डोमेस्टिक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ट्रस्ट दिखाया है। अगर हम पूरे हफ्ते को कॉशियसली देखें तो पूरे हफ्ते वॉलेटिलिटी बनी रही है, मेजरली बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स एंड क्वार्टरली अर्निंग्स का सीजन। इंडियन विक्स की बात करें, जो कि हमें वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर होता है, जो 18 जुलाई को 11.39 तक पहुंच गया था, जो कि हमें 1.3% की राइज के साथ था। ये अनसर्टेनिटी के सिग्नल्स देता है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा इंपैक्ट था वो ग्लोबल ट्रेड टेंशंस का था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईयू और मैक्सिको पर इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर 30% के टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया, जो 1 अगस्त 2025 से एप्लीकेबल होगा। इससे यूरोप के मार्केट स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में शार्प फॉल देखा गया। रशिया रिलेटेड जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ गई, जिसका इफेक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पर दिखने लगा। यूएस इन्फ्लेशन बढ़कर 2.7% तक चली गई, जिससे फेड से
रेट कट की उम्मीद कम हो गई। साथ ही ट्रंप के फेड चेयर जेरोम पावेल को हटाने के सिग्नल ने भी कंसर्न बढ़ाया, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाता है। दोस्तों, ग्लोबल प्रेशर के कॉन्ट्रास्ट में इंडिया के डोमेस्टिक डेटा काफी का पॉजिटिव रहा। जून 2025 में सीपीआई इन्फ्लेशन 2.10% तक गिर गया, जो 6 साल का लोवेस्ट है। ये फॉल मेजरली फ्रूट प्राइसेस के कम होने से आया है। आरबीआई ने जून में रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट कट करके 5.50% कर दिया था। ये इन्फ्लेशन डेटा आरबीआई को भी और अकोमोडेटिव होने का रूम देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक क्वार्टर FY26 में कंजप्शन डिमांड इंप्रूव हुई है, जैसे स्टील कंजप्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट से पता चलता है। नीति आयोग ने भी कहा है कि यूएस टैरिफ से इंडिया के एक्सपोर्ट्स यूएस में कम्पिटेटिव बन सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, अगर हम एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा की बात करें तो एफआईआईज ने पूरे हफ्ते में 10,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है, लेकिन डीआईआईज ने 11,000 करोड़ की बाइंग करके उनके प्रेशर को कम किया है, जिससे कि मार्केट में मेजर क्रैश से बचा लिया है। ये क्लियरली दिखाता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बेस अब मैच्योर हो रहा है और इंडियन मार्केट्स अब कम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं फॉरेन इन्फ्लोज पे। अगर हम 14 जुलाई को देखें तो 1600 करोड़ रुपए की सेलिंग, 15 जुलाई को हालांकि थोड़ी सी बाइंग जरूर आई, बट 16 जुलाई को फिर से सेलिंग, 17 जुलाई को फिर सेलिंग और 18 जुलाई को फिर से थोड़ी सी बाइंग। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो एफआईआईज ने पूरे हफ्ते में लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का सामान बेचा है, माल बेचा है, और डीआईआईज ने करीब 11,000 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को क्रैश होने से बचा लिया है। अब अगर हम सेक्टोरियल परफॉर्मेंस की बात करें तो जो सेक्टर्स रहे हैं वो रियल एस्टेट रहे हैं, जिसमें 3.5% का गेन रहा है। हेल्थ केयर में 1.9% का गेन रहा है। एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दोनों पॉजिटिव रहे हैं। ऑटो सेक्टर भी 1.8% वीकली राइज रहा है और पीएसयू बैंक में भी 0.73% की रैली आई है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, वो सबसे ज्यादा लास्ट वीक रहा है। 1.1% से 1.3% की गिरावट दिखाई दी है, जिसके ज्यादातर जिम्मेदार हमारे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स रहे हैं। अगर हम बैंकिंग फाइनेंशियल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अप्रॉक्स 0.9% डाउन रहा है। एक्सिस और एचडीएफसी बैंक ने प्रेशर डाला है। अगर हम दोस्तों सेक्टोरियल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो रियल एस्टेट ने 3.4% का वीकली गेन दिखाया। हेल्थ केयर ने 1.9% का वीकली गेन दिखाया। एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दोनों ने पॉजिटिव मूव दिखाए हैं। ऑटो सेक्टर 1.8% राइज रहा है। हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दिया है। पीएसयू बैंक्स में 0.73% की रैली 14 जुलाई को आई है। और अगर हम आईटी सेक्टर को देखें तो ये सबसे वीक रहा है, जो कि 1.1 से 1.3% की गिरावट जहां देखने को मिली, जिसका मेन कारण था Q1 में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल के पुअर रिजल्ट्स। अगर हम बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अप्रॉक्स 0.9% डाउन रहा है, जिसका मेन कारण था एक्सिस और एचडीएफसी के रिजल्ट्स। अगर हम दोस्तों सेक्टोरियल परफॉर्मेंसेस में कंपनीज के रिजल्ट्स की बात करें तो कैनरा फाइनेंस ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिखे हैं, जहां पे सेल्स हमें 10% से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 12% से। अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी सेल्स 10% की दिखाई है और नेट प्रॉफिट भी हमें 48% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एचडीएफसी के नतीजे हमें निराश जरूर करते हैं, जहाँ पे सेल्स हमारे 7% से बढ़ी है, नेट प्रॉफिट हमारा 1% से डाउन है। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा 10% से सेल्स बढ़ती हुई दिखा रही है और नेट प्रॉफिट भी 16% से बढ़ रहा है। अगर हम सीमेंट सेक्टर को देखें तो इंडिया सीमेंट्स ने भी हमें निराश किया है। 0% से सेल्स में कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही, हालांकि नेट प्रॉफिट जरूर इनका बढ़ा है। अगर हम और कंपनीज के रिजल्ट देखें, जैसे सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक में भी 3% की सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट लगभग 30% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम रिलायंस पावर के नतीजे देखें तो यहाँ पे भी हमें लगभग 5% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और नेट प्रॉफिट हमें 145% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम सरकारी बैंकों में पीएसयूज बैंक में यूनियन बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमें 4% की सेल्स ग्रोथ दिख रही है और नेट प्रॉफिट हमें 22% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और भी कंपनीज को अगर हम डिस्कस करें, जैसे कि कुछ आईटी सेक्टर की कंपनीज को डिस्कस करें तो आईटी सेक्टर में हमारे पास एक रिलायंस, आईटी सेक्टर में हमारे पास टीसीएस के नतीजे आ चुके हैं, इन्फोसिस के नतीजे आ चुके हैं और भी टाटा टेक के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। स्टील सेक्टर में हमारे पास जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे देखिए, 0% से सेल्स इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इन्होंने भी काफी हमें निराश किया है, क्योंकि हमें सेल्स में इसमें कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम
सीएट टायर की बात करें, सीएट टायर कंपनी की, तो वहां पे भी सेल्स हमें बढ़ती हुई दिखाई दी, हालांकि नेट प्रॉफिट इसमें डाउन होता हुआ दिख रहा है। पॉलीकैब के नतीजे अच्छे रहे हैं, सेल 26% से बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 50% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। होटल इंडस्ट्रीज में इंडियन होटल्स की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग सेल्स हमें 32% से और नेट प्रॉफिट 19% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, अगर ओवरऑल हम देखें तो आईटी सेक्टर में हमें दबाव दिखाई दे रहा है, जबकि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में नतीजे हालांकि इन आईटी सेक्टर के कंपैरेटिवली अच्छे आए हैं। ये क्वार्टर एक स्टॉक पिकर मार्केट था, जो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग थी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। एनालिस्ट का कहना भी है कि मिड टीयर आईटी और इंश्योरेंस सेक्टर को करेक्शन पे बाई करना चाहिए, और पीएसयूज बैंक, रियल एस्टेट और इंफ्रा अभी भी फेवरेट्स बने हुए हैं। दोस्तों निफ्टी 50 का 25,100 के नीचे जाना शॉर्ट टर्म वीकनेस का साइन जरूर हमें यहाँ पे दिखाता है, और नेक्स्ट सपोर्ट 24,850 के आसपास का हमें दिखाई दे रहा है। और सेंसेक्स भी हमारा 81,200 से 81,000 के बीच में काम करता हुआ दिख सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 55,800 से 55,500 के आसपास काम करता हुआ दिख सकता है। 1 अगस्त से टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है दोस्तों, और यूएस माइक्रो डेटा और फेड की कमेंट्री भी हमें देखने लायक है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी के भी नतीजे आ चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने हालांकि अच्छा नतीजा दिया है, और टॉप लाइन भी बढ़ी है और बॉटम लाइन भी बढ़ी है, लेकिन एचडीएफसी के नतीजों ने हमें थोड़ा निराश जरूर किया है। हालांकि उन्होंने 1:1 बोनस की डिक्लेरेशन भी करी है, और 5 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और एफआईआईज डीआईआईज का फ्लो का पैटर्न भी हमारे लिए क्रूशल हो सकता है। तो ये टाइम डिसिप्लिन और डाइवर्सिफाइड अप्रोच है। पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेप्ट और गोल्ड का बैलेंस मेंटेन करें। डिफेंसिव लार्ज कैप्स और ब्रेकआउट मिड कैप्स पर फोकस बनाएं। करेक्शन पर मिड टियर आईटी और इंश्योरेंस सेक्टर कंसीडर करें। पीएसयूज, बैंक, रियल एस्टेट और इंफ्रा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स मैक्रो फैक्टर को ट्रैक करने में कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स या बैलेंस फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट वीक इंडियन मार्केट ने ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों तरफ के मेजर चेंजेस का इंपैक्ट झेला है। ऐसे वक्त पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कंपनी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।